अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीएचपी की सेकंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपना जैम सर्वर स्टार्ट करना होगा। जैम सर्वर मैंने यहाँ पे पिन किया हुआ है टास्क बार में, वैसे वो स्टार्ट मेन्यू में आपको मिलेगा। स्टार्ट मेन्यू में आइए, लास्ट में आए जहाँ पे डब्ल्यू के बाद एक्स सीरीज यहाँ पे आएगी, एक्स से शुरू होने वाले प्रोग्राम यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे जैम कंट्रोल पैनल पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास क्योंकि सर्विसेज इंस्टॉल की हैं मैंने, तो मुझे स्टार्ट नहीं करना पड़ता, वरना हर दफ़ा आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने इसको ऑन किया, ये दोनों सर्विस स्टार्ट की, जब ये ग्रीन कलर में हो जाएंगी तो उसका मतलब है ये चलना शुरू हो गया। ठीक है, फिर हम उसके बाद अगले फेज़ पे जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे और कुछ नोट्स के हवाले से पढ़ते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पीएचपी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उनके कुछ सर्वर्स थे, क्या कर सकते हैं पीएचपी से, कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। हम इन सारे फेजेस से गुजर चुके हैं। अब हम आते हैं जैम सर्वर पे। जैम सर्वर हमने डाउनलोड किया, इंस्टॉलेशन का ये पूरा तरीकाकार यहाँ डिफाइन हुआ है। ये स्टेजेस हैं जिनमें ये 1 बाय 1 किस तरह से ये होगा। अगर ये एरर आता है तो ये रेड कलर में शो होता है, आपके पास रेड कलर में तो शो नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जैम सर्वर तरीके से इंस्टॉल हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज़ में, और यहाँ पे पीएचपी का सिंटैक्स देखें। पीएचपी का सिंटैक्स जो है इस तरह से लिखा जाता है कि हमें सबसे पहले इसका ओपनिंग टैग लिखना पड़ता है, लेस देन की साइन, क्वेश्चन मार्क का साइन, उसके बाद जो है हम पीएचपी लिखेंगे, और तो उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क को ग्रेटर देन इसका क्लोजिंग साइन होगा। इसके बिटवीन जो भी चीज़ लिखेंगे वो सर्वर एज अ पीएचपी कोड के तौर पे एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, पीएचपी आउटपुट फंक्शन। आउटपुट हासिल करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक होता है प्रिंट और एक होता है एको। एको इसलिए यूज़ किया जाता है, एको मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पे काम कर सकता है, जबकि प्रिंट जो है एक ही आर्ग्यूमेंट पे काम करता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू जो होगी वो हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। देखिए, मैं जो चीज़ ज़बान जानता हूँ वो इंग्लिश, उर्दू कोई भी हो सकती है, कंप्यूटर वो ज़बान नहीं जानता। कंप्यूटर के उसके लिए जो है हमें ऐसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करे और मेरा बताया हुआ फॉर्मेट लिख कर दिखाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको एको का ऑब्जेक्ट लिया और इन्वर्टेड कॉमा में मैं जो भी चीज़ लिखूँगा कंप्यूटर उसको एज इट इज़ एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो इसका ये तरीकाकार होता है। फाइल कैसे स्टोर करेंगे, जहाँ पे मैंने जैम सर्वर इंस्टॉल किया है, मैंने अपने कंप्यूटर में शकील के फ़ोल्डर में किया है, लेकिन अमूमन डी या सी ड्राइव में किया जाता है। डी ड्राइव जैम का फ़ोल्डर, htdocs का फ़ोल्डर, वहाँ पे आपने एक नया फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर नेम मैंने यहाँ लिखा है, तो आप अपनी मर्ज़ी का फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फ़ाइल नेम, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का फ़ाइल का नाम दे सकते हैं, और .php। अच्छा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्लैश लग गया है गलती से, यहाँ डबल स्लैश होगा। और इसमें क्या है कि जब हम URL एड्रेस को कॉल कर रहे होते हैं किसी पे, URL एड्रेस पे जाते हैं, तो हम यहाँ पे डबल स्लैश यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, लोकल होस्ट, फिर फोल्डर का नाम और फाइल का नाम, ये मैं अपने ब्राउज़र के अंदर लिखूँगा तो ये वाली फ़ाइल जो रखी हुई है इस फोल्डर में एग्जीक्यूट होगी। ड्राइव कोई सी भी हो सकती है। यहाँ पे सर्वर जो है इस फोल्डर से रिलेशन बनाता है, जो फोल्डर मेरा जैम यानी htdocs के अंदर रखा हुआ है, जैम के फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर रखा हुआ है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक का एड्रेस मुझे देना पड़ेगा। बाकी चीज़ें मेरी ये सर्वर से कवर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, ऑल वेरिएबल्स आर स्ट्रेटेड। अच्छा, देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखिए, हमने अभी एक कोड एग्जीक्यूट करना सीखा, पीएचपी का कोड था, हमने उसको चलाना सीखा, हमने उसके ऊपर वर्किंग करना सीखी। ठीक है, ये नॉर्मल ऐसे ही होता है, लेकिन वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वेरिएबल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमें वैल्यू स्टोर करनी होती है टेम्प्रेरी तौर पर। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो हम रिसीव करते हैं, या इसको रिसीव करने के बाद उसको किसी वेरिएबल में सेव करवाते हैं और उसको मल्टीपल जगह पे प्रोसेस करते हैं। इंशाल्लाह जब डेटाबेस के हवाले से हम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा यानी समझ आएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम, क्यों हम इस काम को कर रहे होते हैं। अच्छा, वेरिएबल पीएचपी में जो है डॉलर के साइन से डिक्लेयर किए जाते हैं।
अच्छा, हर लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका अलग है। किसी में डिम से करते हैं, किसी में जो है वार लिखते हैं, स्पेस लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। पीएचपी में डॉलर के साथ वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अच्छा, इन दोनों के बिटवीन स्पेस नहीं होता, मिला के लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे कुछ बता देता हूँ कि कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। तो अगर मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है पीएचपी में, तो यहाँ पे मैंने जैसे डॉलर का साइन लिया और मैं यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा है यहाँ पे डॉलर नंबर 1 या नेम 1 कर देते हैं, ठीक है, नेम, डॉलर नेम, ये सही है, ओके, ठीक है। अच्छा, जो क्रॉस गलत तरीका होगा उसके आगे मैं एक्स लगाऊंगा। मैं अगर कहता हूँ डॉलर स्पेस नेम, तो ये तरीका गलत है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ डॉलर डैश नेम, तो ये तरीका भी गलत है। अगर मैं कहता हूँ डॉलर अंडरस्कोर नेम, अगर मुझे स्पेस देना ही है तो ये एक ओके तरीका है, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ डॉलर नेम 1, तो ये भी एक सही तरीका है। अगर मैं करता हूँ डॉलर 1 नेम, तो ये एक गलत तरीका है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ डॉलर नेम डैश, यानी मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, ये तरीका सही है लेकिन ये इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। उसके बाद डॉलर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये सही तरीका है। अगर मैं कहता हूँ डॉलर, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट स्पेस नेम, तो ये तरीका गलत है। लिंक टूट गया, इनके बिटवीन स्पेस आ गया तो ये ऑब्जेक्ट टूट गया, ठीक है। अच्छा, एक होता है कैमल केस, डॉलर फर्स्ट नेम का एन कैपिटल, ये आ जाएगा, ठीक है। तो कई तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जिनमें जो सही तरीके हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, और हमें इन्हीं तरीक़ों को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ बनाई और हम आते हैं यहाँ पे अपने नोट्स पे दोबारा, और हमारे नोट्स क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। अब वैलिड वेरिएबल नेम स्टार्ट विद अ लेटर, यानी वेरिएबल जो वैलिड होता है वो नाम इस वेरिएबल स्टार्ट होगा। अच्छा, अगर मैं कैपिटल नेम लिखूँ और स्मॉल नेम लिखूँ तो दो अलग अलग वेरिएबल तस्वर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं स्मॉल में नाम लिखूँ और कैपिटल में वैल्यू दे दूँ, तो वो अलग अलग ही उसको किया जाएगा। तो सारे इसके यहाँ पे लिखे हैं, डॉलर बस डॉलर के साइन से लगेगा, ठीक है, और स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आती है डेटा टाइप। डेटा टाइप्स क्या हैं, ठीक है। देयर आर 8 डेटा टाइप्स इन PHP। 8 तरह की डेटा टाइप होती है, जिसमें से कुछ स्केलर्स होती हैं, कुछ कंपोजिट्स होती हैं, कुछ एरे होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होती हैं, कुछ रिसोर्स होती हैं, कुछ नल होती हैं। अच्छा, स्केलर टाइप वो होती है जिसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू लिख सकते हैं, इंटीजर वैल्यू लिख सकते हैं, फ्लोट वैल्यू लिख सकते हैं, बुलियंस लिख सकते हैं, यानी उनको काउंट किया जा सकता है, उनको मेजर किया जा सकता है, स्केलर कहा जाता है। स्ट्रिंग वैल्यू हमारा टैक्सेबल वैल्यू को कहा जा रहा है। इंटीजर वैल्यू हमारा होल नंबर को कहा जाता है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -0 +0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो वैल्यूज़ यहाँ पे चल रही हैं वो होल नंबर कहलाती हैं। सेकंड है फ्लोट। फ्लोट यानी तैरता हुआ, 10.33333 कंटिन्यूसली चल रहा है। अब 10 को डिवाइड करो 3 से तो 3.333 चलता रहता है, एक हद तक चलेगा, फिर वहाँ पे उसके बाद वो दिखाता नहीं है, कहता है कंटिन्यूसली वो चल रहा है, तो वो आपका फ्लोटर है। इसके अलावा आपकी जो कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जो डेसिमल विथ फिक्स वैल्यू होती हैं, यानी 10.02 10.25 11.25 1.2, तो वो फिक्स हैं। 2 डेसिमल हैं, 1 डेसिमल है, 3 डेसिमल है, वो भी फ्लोट में ही आती हैं। उसको डबल भी कह सकते हैं लेकिन फ्लोट भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक होता है आपका वैल्यू बुलियंस। बुलियंस कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स को। देखिए, आपकी जो कंडीशन है उस कंडीशन के अगेंस्ट जो आपका आंसर आ रहा है, हाँ में या ना में होगा। खाना खाया हाँ, पानी पिया नहीं, क्रिकेट खेला हाँ, अच्छा, तो पेपर दिए नहीं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जवाब होंगे, लेकिन आज का आंसर से शॉर्ट होगा हाँ या ना में। तो ये कंडीशन की बेस पे टेस्ट किया जाता है
कि मेरी कंडीशन अगर मैच कर रही है, हाँ में जवाब है तो ये काम करे, नहीं में जवाब है तो दूसरा काम करे। कंपोजिट में मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, जिसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी इसमें एरे हो सकता है, सीरीज़ ऑफ वेरिएबल। अब किसी कंपाउंड में जाते हैं, किसी फ्लैट के कंपाउंड में जाते हैं तो मल्टीपल फ्लैट्स होते हैं। तो एक फ्लैट में, यानी एक फ्लैट कंपाउंड में अगर मैं ब्लॉक ए में जाता हूँ, A1 A2 A3 A4 A5 A10 तक है, बी में गया B से 10 तक है, तो मैं कहता हूँ ए ब्लॉक वाले अच्छे हैं, बी ब्लॉक वाले सही नहीं है, सी ब्लॉक वाले लड़ाका हैं, वगैरह वगैरह। तो हर चीज़ एक अलग अलग डिफ़ाइन होती है। तो यहाँ पे एरे सीरीज़ ऑफ वेरिएबल को बात कर रहे हैं, सबको जनरली यूज़ कर रहे हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम क्लासेस डिफ़ाइन करते हैं, और इसमें क्लासेस के अंदर हम जो है ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, सीरीज़ ऑफ उसके रिसोर्सेज होते हैं, तो इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। तो उसके बाद होता है स्पेशल, जिसमें एक नल होता है। नल जो होता है बेसिकली वेरिएबल हैज़ नो वैल्यू, इस वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं है। अब एम्प्टी वैल्यू कंप्यूटर अगर में जाएगी तो पूरा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो नल लिखा हुआ आ जाता है NULL, तो वो उसको एम्प्टी वैल्यू करके पास कर देता है। और रिसोर्सेज होते हैं कि स्पेशल वैल्यूज़, यानी स्पेशल फंक्शंस के लिए कुछ इसकी लाइब्रेरीज़ हैं, कुछ इसके कनेक्शंस हैं, जैसे डेटाबेस कनेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, MySQL_connect, MySQL आई जो डेटाबेस है, और डेटाबेस से वो डाटा कनेक्ट करके आपको दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। इनके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, और उसके बाद या इसी फाइल में कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। पिछली क्लास में हमने एक कोड एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, मैं चाहूँ अगर दोबारा लिखना है तो दो तरीके, या तो मैं इसी कोड के अंदर कुछ लिख दूँ, मैंने कहा एको। अच्छा, मैं यहाँ पे HTML की हेडिंग पास करना चाहता हूँ। HTML जो है हमारी वेब की बेसिक लैंग्वेज होती है, मैं HTML के यहाँ पे कोड को पास करना चाहता हूँ। मैंने कहा हेडिंग 1 या हेडिंग 2 ले लेते हैं, चलो। H1 हेडिंग 1 को कहते हैं, हेडिंग 2 उससे छोटी होती है, हेडिंग 3 उससे छोटी होती है। मैंने यहाँ पे लिखा इन्फो चैनल। ठीक है, ओके, डन, सेव किया। और अब हम यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ पे आके इसको सिर्फ और सिर्फ रिफ़्रेश करेंगे इस पेज को, ये यहाँ पर डेटा लिखा हुआ आ गया। सही है, फिर वापस इधर आते हैं और सेव करते हैं फाइल को। अगर मुझे कोई पैराग्राफ या कोई स्टाइल या कलर वगैरह भी देना है तो मैं दे सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो वो भी मैं काम कर सकता हूँ। HTML मार्कअप टैग हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं, और वो उसी तरह से एग्जीक्यूट होते हैं जिस तरह से वो बनाए जाते हैं। बस तरतीब का ख्याल रखना है कि पहले बोल्ड खुला है तो पहले आखिर में बोल्ड बंद होगा, बिग बाद में खुला तो बिग पहले बंद होगा। ये देखिए आपके नॉर्मल टेक्स्ट है, डब साइज़ में बड़ा भी है ऊपर वाले टेक्स्ट के मुकाबले में, और उससे डबल भी है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो भाई अब हम आते हैं, इस फाइल को बंद कर देते हैं और एक नई फाइल क्रिएट करते हैं PHP की। ठीक है, दोबारा बना दूँ, एक न्यू फाइल पे क्लिक किया, PHP सेलेक्ट किया, क्रिएट किया, फाइल को सेव किया, class-2.php, क्लास वहाँ पर रेडी हो गई। और उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको खाली कर दिया, PHP का ओपनिंग टैग लिखा और PHP का क्लोजिंग टैग लिखा। ठीक है, आई होप आपने यही किया होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। वेरिएबल वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं करता। स्टोर करने के लिए इजिकल टू का साइन लगाते हैं, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ठीक है भाई, हमने यहाँ पे द क्विक ब्राउन फॉक्स लिखा, मैं फॉक्स का F बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे जम्प्स का J बड़ा कर देता हूँ। अलग अलग सिंटैक्स हैं। अब मैं इस पेज को एक्सेस कैसे करूँ?
मेरे फाइल का नाम class2.php है, तो मैंने यहाँ पे class2 लिखा, .php लिखा, इंटर किया। मेरे पास यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। क्यों लिखा हुआ नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने सिर्फ उसको स्टोर कर किया है, अभी मैंने उसको प्रिंट नहीं करवाया। प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पे एको लिखूँगा। अब एको के बाद अब मुझे ये जुमला नहीं लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वेरिएबल का नाम लिखना है $var1। ये वार डॉलर से जब मैं डिक्लेयर करता हूँ तो ये इसकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जब तक ये फाइल ओपन है तो टेम्प्रेरी इसके अंदर काम करता रहेगा। रिफ़्रेश करूँगा पेज को, ये आ गया। कोई सवाल इसमें, कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई हो? चलें, अब हम क्या करते हैं, मैं इसको 10 दफ़ा प्रिंट करवा सकता हूँ, बिल्कुल करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक और एको लेता हूँ, BR टैग लेता हूँ। BR टैग बेसिकली लाइन ब्रेक या इंटर करने के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 दफ़ा एको लिखूँगा वो एक ही लाइन में लिख देगा। BR टैग लगा के लिखूँगा तो ये मुझे नीचे लाइन में लेके जाएगा। तो मैं इस तरीके से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। और इसको वेरिएबल क्यों कहा जाता है कि इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे? मैंने दोबारा इस वेरिएबल का नाम लिखा var1, ऊपर भी जाके मैं var1 कर देता हूँ, इसको भी var1 कर देता हूँ। अक्सर var नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो रिजर्व होता है। $var1 इजिकल टू, अच्छा पहले मैं असाइन कर चुका हूँ, दोबारा असाइन कर रहा हूँ। मैंने कहा इन्फो चैनल इज़ द बेस्ट इन कराची is one of the, इसको एंड ऑफ लाइन लगाया लाजमी सेमीकोलन से, सेव किया। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराता हूँ। मैं कहा प्रिंट तो करो, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे ये इन्फो चैनल इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द कराची। सेंटेक्स वही है, सारी चीज़ें वही हैं। अगर मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ इससे ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा? सेव किया, रिफ्रेश किया तो सब में क्विक ब्राउन फॉक्स आ रहा है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा इसको डिक्लेयर किया कराची वाला और एक दफ़ा डिक्लेयर किया डॉग वाला। तो जो चीज़ आखिर में डिक्लेयर की जाएगी वो चीज़ वैसे प्रेजेंट होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा, तो यहाँ पे सारा डॉग वाला ऑप्शन आ रहा है। और मैं अगर यहाँ पे ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो यहाँ पे ये जो आएगा वो आ जाएगा। ऐसा क्यों है? अच्छा, इससे ऊपर की लाइन में क्यों नहीं बदला? बेसिकली जो चीज़ यहाँ डिक्लेयर की, जहाँ एक चीज़ इसको दी, मैंने आपको 100 रुपये दिए और आपसे ही इसको ख़र्चा करवाया, ठीक है, यहाँ तक। फिर मैंने अगली दफ़ा 100 रुपये इनको दिए जाजिब को, और मैंने अब इनसे ख़र्चा करवा रहा हूँ। यानी आपको बोला कि भाई कोई बंदा आएगा 10-10 रुपये बांटने हैं, तो आपने 10 दफ़ा बांट दिए। फिर क्या किया, मैंने नेक्स्ट टाइम इनको दे दिया कि भाई ये जो है ना आप अपने हिसाब से बांटो, तो ये अपने हिसाब से उन्होंने इसको जो है यूज़ किया। वेरिएबल को वेरिएबल इसलिए कहा जाता है, ये वेरी करता है, वैल्यू किसी भी मौके पे आप चेंज कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। बेहतर तरीका है कि आप वेरिएबल 2 डिक्लेयर कर दो, ठीक है, और वेरिएबल 2 के नाम से कॉल कर लो, तो वो भी महफूज है, ये भी महफूज है, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा हमारे आउटपुट पे। असल तरीका ये है। और अनलिमिटेड वेरिएबल डिक्लेयर किए जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है, इसी हिसाब से काम होता है और कुछ नहीं। यहाँ तो कोई सवाल, कोई ऐसी चीज़ तो समझ नहीं आई है, बहुत आसान है, समझ तो आ रही है ना, बस और क्या चाहिए। तो कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एको, ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, डाला $variable3, तो मैं 1 2 3 लिखा, $variable4 लिखा। अब मेरे पास यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल की टाइप कैसे पता चलेगी, इसकी टाइप क्या है, इसमें डेटा किस तरह का है। इवन मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, $variable5।
मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एको करता हूँ वेरिएबल नेम और टाइप, ठीक है। तो एक होता है वार अंडरस्कोर डंप। वार डंप एक वेरिएबल, इसका एक फंक्शन है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करती है, उसके कुछ रिजर्व की वर्ड है और कुछ फंक्शंस हैं। वो इंग्लिश नहीं समझती, उर्दू नहीं समझती, मैथमेटिक्स नहीं समझती, कोई कैलकुलेशन उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक हम उनके अंदर डिफाइन फंक्शन को यूज़ ना करें। वार डंपिंग ऐसा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल की टाइप और उसके अंदर मौजूद कैरेक्टर की तादाद बताएगा और प्रिंट भी करेगा। एको कर रहा हूँ तो वैल्यू भी प्रिंट कर देगा। मैंने कहा वेरिएबल $var1, ठीक है, ओके। var1 जो है मेरा यहाँ पे कौन सा वाला उठाएगा, ये उठाएगा टॉप वाला, तो ऊपर var1 मैंने डिफाइन किया, ये var2 है ना। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और मेरे पास आ गया स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन है और स्ट्रिंग की वैल्यू ये है, ठीक है, और 45 करेक्टर्स में मौजूद है। अच्छा, मैं कहता हूँ एक स्पेस, एक फुल स्टॉप लगा देता हूँ, ये 46 हो गए, ठीक है। स्पेस दूंगा यहाँ पे, ओहो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये मुझे ऊपर करना है ना। मैंने यहाँ पे सिर्फ स्पेस बढ़ा रहा हूँ, सेव किया। यहाँ पे करेक्टर की तादाद बढ़ गई, 50 हो गई, 5 स्पेस ऐड किए मैंने। अच्छा, बहरहाल हम एक्स्ट्रा स्पेस भी ख़त्म कर सकते हैं, उसका भी तरीका है। हम यहाँ पे आते हैं तो सब वेरिएबल्स की मैं वेरिएबल टाइप देख लेता हूँ क्या है, वेरिएबल 1 से 5 तक। अच्छा, वेरिएबल 1 और 5। अच्छा, अब वेरिएबल 2 लेता हूँ मैं यहाँ पे। वेरिएबल 2 है मेरा नंबर, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, सॉरी ब्रेक लिया ही नहीं हमने किसी में, तो ब्रेक भी साथ में ऐड करते रहेंगे ताकि डेटा एक फॉर्मेटेड टैग तरीके से नज़र आए। सारे स्ट्रिंग आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल के नाम थोड़ी बदले मैंने। 1 2, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ 3, यहाँ लूँगा 5, फिर 3 और 4। 5 मैंने यहाँ क्यों लिया मैं आपको उसको बताऊँगा वजह। देखें, वेरिएबल नंबर 2 3 और वेरिएबल नंबर 5, इन दोनों की क्या है, डेटा टाइप सेम लग रही है, लेकिन एक्चुअली ये सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है कि ये नंबर बगैर इन्वर्टेड कॉमा में लिखे जाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में अगर मैं नंबर भी लिखूंगा तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा, सबसे पहले ये क्विक ब्राउन फॉक्स आ गया, सेकंड में इन्फो चैनल आ गया, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग है, ठीक, ओके डन। थर्ड में ये आ गया स्ट्रिंग, वो कह रहे हैं स्ट्रिंग है भाई, कैसे स्ट्रिंग है, और वैल्यू 147 है। नंबर तो है लेकिन इन्वर्टेड कॉमा में तो कंप्यूटर इसको स्ट्रिंग मानेगा। अगर आपको इंटीजर लिखवाना है, जैसे ये 1 2 3, तो आप इसको डायरेक्ट INT लिखा उसने, तो आपने बगैर इन्वर्टेड कॉमा के ये नंबर लिखा, कौन सा वाला, वेरिएबल 3 का, ये वाला, ये 1 2 3, ठीक है, और इसका है फ्लोट लास्ट वाले का, ठीक है। बुलियंस का भी इसी तरह लिख सकते हैं। बुलियंस का मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ $var6 ट्रू। हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद वैल्यू ट्रू है और ये बोल है, यानी बुलियंस है, ठीक है। डेटा टाइप कैसे पता चलती है वो हमने देख ली, हम किस तरह से काम करते हैं, और भी कई फंक्शंस हैं इसकी डेटा टाइप देखने के लिए, लेकिन हम फ़िलहाल इसको यहीं पे रखेंगे, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन की बात कर रहा था मैं आपसे, तो मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग फंक्शन लिखने जाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा BR टैग 2 दफ़ा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एको स्ट्रिंग फंक्शन। अब लिखूँगा एको सबसे पहले अपर केस। अब मेरी जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो वेरिएबल 1 हो वेरिएबल 2 हो, सब के सब अलग अलग लैंग्वेज में लिखे हैं, तरीके से लिखे हैं। अपर केस में क्या होता है भाई कि मैं यहाँ पे एको करता हूँ और फंक्शन है इसका str2 अपर, स्ट्रिंग टू अपर ये फंक्शन है, और यूज़र डेटा किसी भी तरह का दे,
मेरा वेरिएबल 1 और 2 में है डाटा, मैं वेरिएबल 2 ले लेता हूँ। चलो यहाँ पे तो यूज़र जो भी डाटा जिस तरह से दे, कैपिटल में दे, स्मॉल में दे, कोई चीज़ बड़ी कोई चीज़ छोटी, लेकिन मैं उसको यूनिफॉर्म कर सकता हूँ एक अपनी मर्ज़ी से। इसके बाद एक होता है आपके पास स्ट्रिंग टू लोअर केस। लोअर केस में क्या है, सारे वर्ड स्मॉल हो जाएंगे। आई इन्फो का आई कैपिटल था, सी कैपिटल था, तो ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्म हो गई, एक ही तरीके से आ गई। अब फिर पेस्ट करता हूँ, अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, और उसके बाद एक होता है हमारे पास वर्ड केस, यूसी वर्ड। यूसी वर्ड में क्या होता है, यहाँ पे देखें, आई कैपिटल, सी कैपिटल, आई कैपिटल, ओ कैपिटल, हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल। तो फॉर्मेटिंग करना आसान हो जाता है, चीज़ों को डील करने के तरीके बढ़ जाते हैं। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको फिर लूँगा यहाँ पर, और है यूसी फर्स्ट। यूसी फर्स्ट क्या करता है, इसको सेंटेंस केस बनाता है। ये तो सेंटेंस केस का ही पार्ट था, लेकिन एक इसको आप कह सकते हैं कैपिटल। अच्छा, अब मैं इसका आई इन्फो चैनल का आई कैपिटल जो है स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है, जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रखा। अब यहाँ पे क्या है, पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी सारा सेंटेक्स ऐसे उठा दिया, बता। अच्छा, सी चैनल का पहले कैपिटल था, लेकिन आई स्मॉल में था, तो आई भी कैपिटल में आ गया, ठीक है। ये तरीका है इसको डाटा को इस तरह से लिखने का। तो आई होप ये समझे होंगे आप लोग, ठीक है। तो कुछ फंक्शन ऐसे ही हैं, तो हम करते हैं और मज़ीद, और आज की क्लास फिर ऑफ करेंगे। तो अब मुझे ये नहीं पता इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं, वारडम से पता तो चल जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू के नंबर देखना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा str_len, स्ट्रिंग लेंथ, और उसके बाद मैं यहाँ पे var2 लिख दूँगा। तो इसके नंबर ऑफ वर्ड कैलकुलेट करके मुझे बता देगा। ऐसा क्यों किया जाता है, सेव नहीं किया मैंने शायद, 2 दफ़ा। क्या हो रहा है, डबल क्यों आ रहा है? सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे 53 कैरेक्टर्स मौजूद हैं, स्पेस वगैरह सब मिला के। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें ये फ़ायदा होता है भाई कि हमारी जो वैल्यू है हमें आउटपुट में क्या मिले, ठीक है। 2 फंक्शन और हैं इसके, वो पढ़ेंगे और क्लास ऑफ करेंगे। एक होता है आपका यहाँ पे स्ट्रिंग रिपीट। मैंने कहा str अंडरस्कोर रिपीट, उसके बाद मैंने कितनी दफ़ा रिपीट करना है तो वो मैं देख लेता हूँ। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया और कितनी दफ़ा रिपीट करना है वो दे दिया। अब जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे उतनी दफ़ा रिपीट हो गया। मैं यहाँ पे कहता हूँ 100 दफ़ा रिपीट हो जा, तो 100 दफ़ा रिपीट कर देगा लाइन को, सिर्फ एक क्लिक पे। प्रोग्रामिंग में गलती करना
मुश्किल अच्छी चीज़ नहीं है। कोशिश करेंगे कम से कम गलती, और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे तो काम होगा। रिपीट हो गया, और एक होता है रिप्लेस। रिप्लेस इतना ग्रेट फंक्शन है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इससे मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। किसी स्पेशल कैरेक्टर को रिप्लेस कर दें आप, सबसे पहले सर्च करो, मैंने कहा सर्च करो फॉक्स। फॉक्स हमारा कैपिटल में स्मॉल में, अच्छा चैनल है ना, तो मैं यहाँ पे चैनल सी, चैनल किस से रिप्लेस करो, मैंने कहा टीवी से, इन्फो टीवी, कॉमा किस में से करो, वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे इन्फो टीवी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन कराची। तो ये चीज़ फर्स्ट सर्च करके रिपीट कर दी। तो आज की क्लास में यहाँ पे ख़त्म करूँगा, अगली क्लास स्ट्रिंग न्यूमेरिक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हज़ारों फंक्शन हैं, लेकिन ये कुछ काम के ऐसे यूज टू फंक्शन होते हैं जो हमें अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है, हमें ये आने चाहिए मिनिमम, तो हमें प्रोग्रामिंग की पावर पता चलती है और उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।